हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में या पश्चात विकृति क्या होती है। ये टॉपिक है बीएड हेल्थ फिजिकल एंड योगा में। तो हम पोस्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, गुड पोस्चर बैड पोस्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पोस्चर्स या डिफॉर्मिटीज कैसे होती हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज या पश्चात विकृति जैसे लोडोसिस या होलोबैक, अग्र कुब्जता, काइफोसिस जिसे कहते हैं कुब्जता, या स्कोलियोसिस, रीढ़ का एक और टेढ़ापन या पाश्च कुब्जता, या नोक नीच के बारे में पढ़ेंगे हम, बो लेग्स के बारे में पढ़ेंगे हम, फ्लैट फुट के बारे में पढ़ेंगे एंड राउंड शोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास 20 मिनट हो तभी आप ये वीडियो देखना। तो पहला है लोडोसिस या जिसे कहते हैं होलो बैक या अग्र कुब्जता। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन है वो इनवर्ड कर्व हो जाती है, ठीक है। एक इनवर्ड कर्वेचर आ जाता है और बेसिकली ये स्पाइन के लंबर पोर्शन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्डोमेन बॉडी से आगे आ जाता है और जो शोल्डर होते हैं, हमारे कंधे होते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉडी वेट है वो भी पीछे चला जाता है। जैसे इसमें देख सकते हो, ये नॉर्मल स्पाइन है। और लोडोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो ये लंबर रीजन है ये आगे की तरफ कर्व कर जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन लोडोसिस में क्या होता है, ये यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लंबर वर्टिब्रे की आगे होने के कारण हो सकता है। ये हो सकता है मोटापे के कारण, ठीक है। जब पेट आगे चला जाएगा तो ये स्पाइन अपने आप आगे चली जाती है और हमारी रीढ़ की हड्डी कर्व हो सकती है। क्लियर है, बहुत इजी है, बिल्कुल फिगर याद रखना आप लोग। चलो, कोजेस क्या है, इसके कारण क्या है। तो पहला कारण है ओवरवेट एंड ओबेसिटी, क्योंकि जब हमारा पेट निकला रहेगा तो रीढ़ की हड्डी अपने आप आगे हो जाएगी, ठीक है। स्पाइनल मसल्स में या स्पाइनल बोन्स में दिक्कत हो सकती है, कोई रोग हो सकता है जिससे कारण जो कर्वेचर है वो आगे की तरफ हो जाए। एक्सरसाइज ना करना भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है। डाइट अच्छी ना लेने से क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, फास्फोरस कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डियां हो जाएगी कमज़ोर। और जब ऊपर से वजन पड़ेगा स्पाइनल कोड पे तो वो आउटवर्ड कर्वेचर हो सकता है, मतलब बाहर निकल सकती है या अंदर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, जब हमारी मसल्स अच्छे से नहीं विकसित हो पाती हैं तो वो वजन नहीं उठा पाती हैं और उससे भी क्या है, रीढ़ की हड्डी आगे जा सकती है, ठीक है। और क्या है, टेकिंग मोर फूड देन रिक्वायर्ड, ज़्यादा खाना क्या है, पेट बढ़ा देता है। और जब पेट आगे चला जाएगा, जब तोंद निकल आएगी तो रीढ़ की हड्डी भी क्या है, उसका कर्व बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है, मतलब उसकी इनवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। चलो, करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसको सुधारने के। तो इसमें क्या है कि आप सीधे लेट जाओ इस तरह से, मतलब ठीक है, मतलब पैरों को ऐसे उठा लो और अपने सर को ऐसे उठा लो, ठीक है। अगर ये दिक्कत है तो ये एक्सरसाइज की जा सकती है, ठीक है। सिटअप्स करना बहुत अच्छा होता है। जब ये प्रॉब्लम होती है तो सिटअप्स बताए जाते हैं। हल आसन कर सकते हैं, हल आसन जैसे आप फिगर में देख सकते हो हल आसन क्या होता है। देन एक और एक्सरसाइज है कि आप सुपाइन पोजीशन में, मतलब अपने बैक पे लेट जाओ, बैक के बल लेट जाओ आप, और अपने पैरों को 45 डिग्री तक ऊपर कर लो, ठीक है। और इसी पोजीशन में बने रहो कुछ देर तक। क्लियर है। टो टचिंग कर सकते हैं, चाहे खड़े होके कर लो, चाहे हम बैठ के भी कर सकते हैं, मतलब अपने घुटनों से अपने सर को टच करना। तो जब हम अपने घुटनों को अपने सर से टच करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी कमर जो इस तरह से है, जब हम आगे को बेंड करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं काइफोसिस, जिसे कुब्जता कहते हैं या कुबड़ापन कहते हैं, इसे राउंड अपर बैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल एक्सेसिव बोर्ड कर्वेचर हो जाता है। हमारी स्पाइन, जो हमारा कंधे का पोर्शन है, उसमें स्पाइन बाहर की तरफ कर्व कर जाती है, ठीक है। नॉर्मली थोरेसिस रीजन में होता है और इसमें क्या होता है, एक हम्प सा बन जाता है, ठीक है, हमारे स्पाइन पे। शोल्डर हमारे आगे की तरफ फॉरवर्ड कर जाते हैं और जो हमारी नेक है वो झुक जाती है, ठीक है। इसे राउंड अपर बैक भी कहा जाता है। इसमें देख सकते हो आप फिगर में, तो ये नॉर्मल स्पाइन है, ठीक है। और काइफोसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैंडिंग से या बहुत ज़्यादा आगे झुक के काम करने से क्या है, जो नॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन का वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसकी आउटवर्ड बेंडिंग हो जाती है। क्लियर है। ये इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ कई बार फ्यूज हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे हड्डियाँ फ्यूज हो जाएंगी तो ये पोर्शन वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये पोर्शन वाइड हो जाएगा तो अपने आप कर्वेचर बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, अपने आप बेंडिंग बाहर की तरफ हो जाएगी इसकी। ओके, आई होप आप समझ गए। चलो, कॉजेस क्या है काइफोसिस के। डीजेनरेटिव चेंजेस, बिल्कुल जब डीजनरेशन होने लगता है, मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो ये
कर्वेचर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मुड़ सकता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकता है कि हड्डियां कंप्रेस होके फ्रैक्चर हो जाए उनमें, ठीक है। और जब फ्रैक्चर हो जाएगा तब भी हो सकता है कि कर्वेचर जो है स्पाइन का वो बाहर की तरफ हो जाए। मस्कुलर वीकनेस, जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो वजन नहीं उठा पाती हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। मेल न्यूट्रिशन एंड इलनेस, ठीक है, कोई बीमारी या मेल न्यूट्रिशन, जब कुपोषण हो सकता है तो खाना अच्छे से नहीं मिलता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो उनकी बेंडिंग होना बहुत नॉर्मल है। इनसफिशेंट एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो वज़न उठाने में सक्षम हो जाते हैं, और जब उन पर वज़न पड़ता है तो उनमें बेंडिंग होना बहुत नॉर्मल है। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स सूखा रोग कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है बहुत लंबे टाइम तक। अगर विटामिन डी की कमी है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, और उनके मुड़ने का चांस फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अनसूटेबल फर्नीचर, अगर आपका फर्नीचर अच्छा नहीं है, आप आगे होके काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तब भी ये चांस रहता है कि काइफोसिस हो जाए, या कर्वेचर या पोस्चर मतलब स्पाइन का बिगड़ जाए, ठीक है। इसलिए हमें आगे झुक के बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी स्पाइन को 90 डिग्री पे रखना चाहिए। क्लियर है? चलो, करेक्टिव मेजर्स क्या है? करेक्टिव मेजर्स ये हैं कि हमें चेयर पे बैठ जाना चाहिए, ऊपर देखना चाहिए, ठीक है, और अपने हाथों को चेयर के पीछे मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, और उसी पोजीशन में रहना चाहिए, उसी पोजीशन में हमें स्ट्रेच करना चाहिए, ठीक है। सोते टाइम एक पिलो रखा जा सकता है ताकि जो कर्वेचर है, सपोज कर्वेचर इस तरफ है, अगर आप पिलो रख दोगे तो कर्वेचर फिर सोते टाइम क्या होगा, ये धीरे धीरे इस तरफ होने लगेगा। समझ रहे हो ना? सपोज कोई चीज़ है, उसके नीचे आप कोई चीज़ रख दोगे और यहाँ से जब प्रेशर पड़ेगा तो इसका कर्वेचर इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? जब आप खड़े रहो तो अपनी गर्दन को पीछे करना भी क्या है, कर्वेचर को सुधार सकता है। सपोज कर्वेचर ऐसे है, आपका हेड ऐसे है, तो हेड को सपोज एक्सरसाइज आप करो तो ऐसे करो, और ये जो पोस्चर है जब आप ऐसे करोगे तो ये स्पाइन स्ट्रेच होगी, ठीक है, और ये स्ट्रेट होने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये हेड है, हेड की पोजीशन पहले यहाँ थी, और जब आप बैकवर्ड करोगे तो ऐसी हो जाएगी, और स्पाइन को ये धीरे धीरे स्ट्रेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। हम पेट के बल लेट सकते हैं और अपने कंधों को मतलब हाथों को आगे कर सकते हैं, और इसी पोजीशन में बहुत देर रह सकते हैं। इससे भी क्या है, जो कर्वेचर ऐसे हैं, और जब अपने आप हाथों और पैरों को ऐसे करोगे तो कर्वेचर इस तरह से हो जाएगा। समझ गए? हलासन किया जा सकता है, चक्रासन किया जा सकता है, धनुरासन किया जा सकता है, ये इस तरह से होते हैं। हलासन ये है, ठीक है, और चक्रासन ये है, और धनुरासन ये है, क्योंकि कर्वेचर हमारा बाहर है, और अगर आप इस तरह से बैंड हो गए तो कर्वेचर हड्डी का फिर इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, कर्वेचर इस तरह हो जाएगा, और इसमें भी क्या है, कर्वेचर स्पाइन का अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? चलो, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है, जब स्पाइन साइडवेज में कर्व हो जाए, ठीक है, या तो एस बन जाए या सी बन जाए, वो इस तरह से होता है। इसमें क्या है, इसे कहते हैं स्कोलियोसिस। इसमें हड्डी या तो ऐसे हो सकती है, मतलब स्कोलियोसिस हो गया, एस शेप में कर्व हो गई है, और सॉरी सी शेप में कर्व हो गई है, या एस शेप में कर्व हो सकती है, ठीक है। ये पहले इसका इलाज नहीं था, अभी भी नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो फिर इलाज मुमकिन है। आजकल बहुत ज़्यादा ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसमें इस हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, पर वो ऑपरेशन बहुत लेंथी होता है। चलो, कोजेस क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कंजराइटल हो या एक्वायर्ड हो, जिसमें वर्टिब्रा, मसल्स और नर्व्स अफेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हद तक इडियोपैथिक भी है, मतलब जिसका कारण ना पता हो कि किस कारण कोई बीमारी हो रही है, इसे कहते हैं अज्ञात हेतु। ओके। जॉइंट में डिजीज हो सकती है, उसके कारण ये दिक्कत हो सकती है। अंडर डेवलप लेग हो सकते हैं, और जब हमारे लेग अंडर डेवलप होंगे तो जो बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और स्पाइन एक तरफ झुक जाएगी, ठीक है। उससे भी कर्वेचर क्या है, साइडवेज हो जाएगा। इनफेंटाइल पैरालिसिस, मतलब बचपन में लकवा मार जाए या पैरालाइज हो जाए, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी, कुपोषण, सूखा रोग, विटामिन डी नहीं होगी, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, और उसमें हो सकता है बैंड आ जाए। ये बहुत ज़्यादा वेट एक शोल्डर पे डालने से भी हो सकती है, या एक हाथ में ज़्यादा वजन लेके चलने से भी हो सकती है। जैसे गांव में देखा होगा, बाल्टी एक तरफ लिए क्या होता है, कई फीमेल्स में ये दिक्कत आ जाती है कि सपोज कोई है, अगर वो बाल्टी इसी हाथ में रख रहा है तो उसका कर्वेचर नॉर्मली इस तरफ चला जाएगा, ठीक है,
है ना। आई होप क्लियर है। तो एक हाथ में बहुत ज़्यादा वजन नहीं रखना चाहिए, हो सके तो दोनों हाथों में बराबर का वजन रखो, जिससे स्पाइन भी सीधी रहेगी और शोल्डर्स पे इक्वल वजन पड़ेगा। क्लियर है। अनसूटेबल फर्नीचर डेस्क बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी फर्नीचर बहुत बड़ी दिक्कत बन सकते हैं। तो फर्नीचर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुर्सी अच्छे से नहीं है, फर्नीचर अच्छे से नहीं है, तो आप उल्टा सीधा बैठोगे और आपकी स्पाइन में कर्व आ सकता है। स्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, ये नहीं आप तिरछे खड़े हो। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर किसी की स्टैंडिंग जॉब है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी हो सकता है कि स्पाइन में कर्व आ जाए। क्लियर है। चलो, करेक्टिव मेजर्स क्या है। बेंडिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। सपोज स्पाइन का कर्व सी है तो आप अपोजिट वे में उसे बैंड कर सकते हो। ठीक है, जब ये इस तरह बैंड होगा तो स्पाइन क्या है, सीधी होने लगेगी। लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल बार्स पे एक्सरसाइज की जा सकती है। बॉडी को स्विंग किया जा सकता है लेफ्ट और राइट। तो किसी इंडिविजुअल को अगर ये दिक्कत है और वो हॉरिजॉन्टल बार्स पे लटकता है तो उसका कर्व क्या है, वो उस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और वो क्या होगी, धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी बताई जाती है। बेंडिंग एंड स्विंगिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। पिलो रख सकते हैं सोते टाइम, जिस तरफ कर्व है उसके अपोजिट साइड। ओके। ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसे फ्री स्टाइल स्विमिंग भी कहते हैं, ये भी की जा सकती है ताकि जो कर्व है उसे सुधारा जा सके। चलो, देन आता है नॉक नीज, या इसे कहते हैं गैनू वेलगम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनवर्ड कर्व हो जाता है नीज का, और जो नीज है, हमारे घुटने हैं, वो आपस में स्ट्राइक करने लगते हैं। ठीक है, चलते टाइम या रनिंग करते टाइम। तो आप इसमें देख सकते हो ये इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है, जिसमें घुटने आपस में स्ट्राइक करने लगते हैं। इसे कहते हैं नॉक नीज। इंडियन आर्मी में अगर ये होता है तो नहीं लिया जाता है उसे, क्योंकि रनिंग में प्रॉब्लम होती है। चलो, कॉजेस क्या हैं नॉक नीज के। रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स एक बड़ा कारण है। रिकेट्स में क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी नहीं है तो हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी तो लोड पड़ेगा, तो उसका कर्वेचर इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। इस केस में क्या है, इनवर्ड होगा। ठीक है, तो रिकेट्स बहुत बड़ा कारण है और सभी बीमारियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है अगर खाना अच्छे से हम लोग नहीं खाते हैं तो। चलो, देन है मस्कुलर और लिगामेंट वीकनेस एट अर्ली एज। अगर मसल्स में दिक्कत है, लिगामेंट्स में दिक्कत है, तो जब वजन बढ़ेगा तो मसल्स उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी और वो अंदर की तरफ कर्व करने लगेंगे। ठीक है, फ्रैक्चर्स हो सकता है, इंजरीज हो सकती है नी में, तो उतना वजन नहीं सहन कर पाती हैं और उनकी बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बैलेंस डाइट ना खाने से क्या है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। फ्लैट फुट भी बहुत बड़ा कारण है। फ्लैट फुट क्या होता है, नॉर्मली फुट ऐसे होना चाहिए, मतलब उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, लेकिन फ्लैट फुट में क्या है, जो हमारा पैर है, जो पंजा है, वो बिल्कुल सीधा पड़ता है। ठीक है, चाइल्डहुड में ओबेसिटी होना भी क्या है, एक कारण है नॉक नीज का, क्योंकि जब ऊपर से वजन पड़ेगा तो हड्डियों का कर्वेचर क्या है, वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो मोटापा बहुत बुरी बीमारी है। चलो, करेक्टिव मेजर्स क्या है। हॉर्स राइडिंग की जा सकती है, तो उससे क्या है, टांगे थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी। आसन करे जा सकते हैं, पद्मासन। पद्मासन में आप देख सकते हो, क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं तो एक स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, और ये नॉक नीज को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है। गौमुख आसन किया जा सकता है। गौमुख आसन में ये पोज होता है। चलो, फिश लीवर ऑयल खाया जा सकता है ताकि हड्डियां मजबूत हों। पिलो रखा जा सकता है नीज के बीच में ताकि जो उनका कर्वेचर है वो ठीक हो सके। देन वॉकिंग कैलिपर्स यूज़ किए जा सकते हैं। कैलिपर्स होते हैं ये बहुत सीवियर कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा नीज भिड़ने लगे आपस में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रेट पोजीशन में घुटना मुड़ता है केवल आगे की तरफ और साइड मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि किसको ज़रूरत है कैलिपर्स की या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो, देन है सीवियर केस में भाई बिल्कुल किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि हम बस एजुकेशन पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ही बता सकता है कि किसको क्या दिक्कत है। ओके, एक्चुअली हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम स्कूल में अगर किसी बच्चे को देखें, किसी को कोई सिम्टम्स से कोई दिक्कत है, तो हम इजली उसे पहचान सकें। ठीक है, अर्ली स्टेज पे, और उसे फिर कंसल्ट कर सकें डॉक्टर से कि क्या प्रॉब्लम है। तो सारी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ने का यही पर्पस है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में दिक्कत है, कहीं पे इंस्टीट्यूट में दिक्कत है, या हमारी फैमिली में ही दिक्कत है, तो हम उसको आसानी से पहचान सकें। देन आता है बो लेग। बो लेग क्या है, नॉक नीज का उल्टा है। इसमें आउटवर्ड बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं पैर, मतलब ये जो
नीज है ये बाहर की तरफ चली जाती हैं और ये हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो या घुटनों में भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो बेंडिंग है वो आउटवर्ड हो जाएगी और नीज की दूरी आपस में बढ़ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। नॉक नीज इनवर्ड बेंडिंग, बो लेग्स मतलब आउटवर्ड बेंडिंग। ओके, चलो कॉजेस क्या हो सकते हैं। रिकेट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। विटामिन डी की कमी, देन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, फॉस्फोरस, कैल्शियम की कमी हो सकती है। हड्डियाँ हो जाएंगी कमज़ोर, और जब इस पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ेगा तो ये नीचे की तरफ पुश करेगा, और ये हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण क्या है, ये वजन नहीं सहन कर पाएंगी और इनमें हो जाएगी आउटवर्ड बेंडिंग। क्लियर है। होता है ना कि जब ऊपर कोई वजन उठाते हैं, हम नहीं संभाल पाते हैं तो हम लेफ्ट साइड या राइट साइड या आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वही हाल हड्डियों का है। अगर हड्डियां सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, जब उस पर वजन पड़ेगा ऊपर से तो वो भी कहीं ना कहीं मुड़ेंगी। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, अगर कोई बहुत बेकार तरीके से चलता है तब भी ये दिक्कत आ सकती है। अर्ली चाइल्डहुड में ऑब्वियस होना, मोटापा होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वही कारण जब मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे वज़न पड़ेगा, वज़न का फोर्स नीचे होगा, हड्डियाँ सॉफ्ट होंगी, तो देन अगेन क्या होगा, हड्डियाँ आउटवर्ड मुड़ जाएंगी। आउटवर्ड मुड़ जाएंगी तो उसे कहेंगे बो लेग्स, और इनवर्ड मुड़ जाएंगी तो उसे कहेंगे नॉक नीज। क्लियर है। देखो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा डिफॉल्टेड ख़राब शूज या स्लीपर्स पहनने से भी दिक्कत हो सकती है। सपोज जूता घिस गया है तो आपका थोड़ा पोस्चर आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे पोस्चर बिगड़ जाता है हमारा, ठीक है। तो जूते चप्पल हमेशा ठीक पहननी चाहिए। एक और कारण है, जब छोटे बच्चे को बहुत कम एज में चलाया जाता है तो क्या होता है, हड्डियां होती हैं बहुत कमज़ोर, और वही कारण वजन पड़ता है ऊपर से, और उसको जॉइंट्स हैं, अब जॉइंट्स या तो अंदर मुड़ेंगे या बाहर मुड़ेंगे, ठीक है। बाहर मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बो लेग्स हो जाएगा। इसलिए बहुत छोटे बच्चे को नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए नहीं चलाना चाहिए कि उनकी जो हड्डियां हैं उनका वजन सहने में भी असक्षम है। क्लियर है। चलो करेक्टिव मेजर्स क्या है। विटामिन डी खा सकते हो भाई, बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। बो लेग्स कैसे ठीक हो सकते हैं, इनर एज पे करके ठीक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों पैरों के इनर एज पे चला जाए तो घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। क्लियर है। वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, मतलब ये टोज है और टोज को इनवर्ट करके चलें तो क्या है, बेंडिंग थोड़ी इनवर्ट होने लगेगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो देन आता है फ्लैट फुट, पेस प्लानस या फॉलन आर्चेस कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, एक तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, या डिफॉर्मिटी नहीं भी एक नॉर्मल दिक्कत है। इसमें क्या है, जो पूरा पैर है वो, इसमें क्या है, जो आर्च है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, मतलब एंटायर जो सोल है वो पूरी फर्श पे पड़ती है, ठीक है। नॉर्मल पैरों में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पैरों के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे जगह होती है। फ्लैट फुट में क्या है, यहाँ पे स्पेस नहीं होता है और ये सीधा पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा कर्व होता है, तो ये वजन उठाने में थोड़ा ज़्यादा सक्षम होता है, ठीक है। और इसमें क्या माना जाता है कि इसमें इंजरीज के चांस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कम करता है, ठीक है। आई होप समझ गए आप लोग। तो जिनके फ्लैट फुट होते हैं उन्हें भी इंडियन आर्मी में नहीं लिया जाता है। चलो कॉजेस क्या हैं फ्लैट फुट के। वीक मसल होना, हमारी मसल हड्डियों को संभाल नहीं पाएंगे तो अपने आप भाई पसर जाएंगे हम, सिंपल सी बात है ना। तो वही मसल के साथ भी होता है पैरों की, जब मसल ठीक नहीं है तो पैर की हड्डियां अपने आप सीधी हो जाएंगी। जैसे हम लोग छोटे बच्चे को उठाते हैं ना, घोड़ा बन जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वजन डाल दो घोड़े पे तो घोड़ा पसर जाएगा, ठीक है। इंक्रीज्ड वेट एंड ओबेसिटी, जब बहुत ज़्यादा वजन पड़ेगा तो जो कर्वेचर है भाई, फोर्स ऊपर से लगेगी तो ये अपना आप सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वजन होना इसलिए भी बेकार माना जाता है। शूज अगर बहुत बेकार शूज हैं, टाइट शूज हैं या शूज अच्छे नहीं हैं तो ये भी एक कारण है फ्लैट फुट होने का। हैवी वेट, अगर बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड तक या डेली आप हैवी वेट उठा रहे हो विदाउट एनी प्रिकॉशंस, तब भी क्या है, ये कर्वेचर सीधा हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट फुट हो जाएगा। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जब स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो इस पर जो मसल्स होल्ड करती है उस पर प्रेशर पड़ेगा और मसल्स कितनी देर तक वजन सहेंगी, ठीक है। तो वो भी क्या है, मतलब आप क्रीप होती है ना तो वो छोड़ देगी और फिर फ्लैट फुट होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्लियर है। चलो करेक्टिव मेजर्स क्या हैं फ्लैट फुट के। वॉकिंग ऑन हील्स पे चल सकते हैं। इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट पे चल सकते हैं। वॉकिंग ऑन टोज, अपने पंजों पे चल सकते हैं, तब भी ये ठीक हो सकती है।
परफॉर्म अप एंड डाउन द हिल, पंजों पे खड़े हो, देन एड़ी पे खड़े हो, ये एक्सरसाइज है। जंपिंग ऑन टोज फॉर सम टाइम, मतलब आप अपने पंजों पे उछल सकते हो। स्किपिंग रोप, रस्सा कूदना अच्छा माना जाता है फ्लैट फुट के लिए। वज्र आसन, ये होता है वज्र आसन, तो इसमें आप देख सकते हो पैर एक प्रॉपर पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। चलो देन आता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या होता है? राउंड शोल्डर, इसे भी क्या माना जाता है, एक तरह से पोस्चरल डिफॉर्मिटी मानी जाती है। डिपेंड करता है कितने डिग्री तक है, अगर बहुत कम है तो ठीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा है तो नहीं ठीक हो पाती है। फिर इसमें क्या है, जो हमारी स्पाइन है वो आउटवर्ड बैंड हो जाएगी, जो हमारे कंधे हैं वो आगे हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर्स का या कंधों का गोल होना, है ना। और ये क्या है, बिल्कुल अच्छा पोस्चर है। आई होप क्लियर है, ठीक है। शोल्डर्स मतलब यहाँ से मुड़ जाते हैं, ये काइफोसिस नहीं है। काइफोसिस में एक हम्स आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही कर्वेचर आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, शोल्डर्स आगे चले जाते हैं, कंधे जो है ना, ये चीज़ आगे चली जाती है। क्लियर है। चलो, राउंड शोल्डर का कोज क्या है? इनहेरिटेड हो सकती है, मतलब बाय बर्थ हो, पैदाइश से हो। टाइट कपड़े पहनते हैं तो क्या है, जैसे आगे को झुके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी क्या है, राउंड शोल्डर का कारण बन सकते हैं। सिटिंग और हैविंग बैड हैबिट ऑफ स्टेइंग इन रॉन्ग पोस्चर, ठीक है। अगर हम बहुत गंदे पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे हैं और हमें आदत है ऐसे बैठे रहने की, तो ये भी कारण बन सकता है राउंड शोल्डर का। इम्प्रॉपर फर्नीचर पे बैठना भी बहुत बड़ा रीज़न है सभी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का, ओके। प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने से क्या है, हमारे कंधे से झुके झुके रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो पूरी सारी मसल्स क्या हैं, टोन्ड अप रहती हैं, अच्छे से काम करती हैं, अच्छे से वजन उठा सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, मोबिलिटी उनमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं करते तब भी राउंड शोल्डर्स होने का चांस रहता है। चलो, प्रिकॉशंस या क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं राउंड शोल्डर के लिए। कभी भी बहुत ज़्यादा बैठना, खड़े होना या वॉक करना बेंड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लूज फिटिंग क्लॉथ पहननी चाहिए। फर्नीचर अच्छा होना चाहिए जिससे हमारी स्पाइन सीधी रहे। हॉरिजॉन्टल बार का यूज कर सकते हैं, मतलब लटक सकते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स पे, ठीक है, इस तरह से। चक्रासन एंड धनुरासन किया जा सकता है। चक्रासन में क्या है, एक बढ़िया कर्वेचर बन जाता है, और धनुरासन में भी क्या है, हमारी स्पाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। क्लियर है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में इतना ही था। अगर कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बच गई है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने यहाँ से पढ़ा है, ये सब PDF के लिंक्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे मेल कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। आपको अगर और अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।